हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। विशेषकर ये वीडियो है क्लास नाइन्थ। तो प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ के सभी विद्यार्थी जो अब कुछ महीनों बाद ही क्लास टेंथ में जाने वाले हैं, उनकी परिपक्वता कुछ इस प्रकार हो गई होगी कि वो बोर्ड एग्ज़ाम फेस करने के लिए तैयार हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे एनसीईआरटी के चैप्टर्स, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, छायावाद के कई कवियों को आप पढ़ चुके हैं और टेंथ में भी आप छायावाद के कवियों को पढ़ेंगे। तो आज ऐसे ही एक छायावादी कवि जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत, जो आपके सिलेबस में ग्रामश्री चैप्टर लेके आते हैं, उनके विषय में बात करेंगे और उस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, जिससे आप इससे संबंधित अन्य सभी प्रश्नों को या इनकी व्याख्या को और पूरी तरह से इस पाठ के सार को समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी देरी के पाठ को स्टार्ट करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी के विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड बागेश्वर जिले के कौसानी गांव उस समय ठीक है, तो बागेश्वर जिला के कौसानी गांव, अब तो ये अल्मोड़ा या आई थिंक बागेश्वर जिले में ही है। तो 1900 में इनका जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई थी। तो मुख्य तौर पर आप इतना जानिए कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है, कौसानी में हुआ था। और ये छायावाद के कवि थे, छायावाद के कवि थे। और यहाँ पर जो उन्होंने कविता हमारे समक्ष प्रस्तुत की है बच्चों, उसमें कविता में जाड़े की समाप्ति तथा वसंत के आगमन के मौसम में जो पर्वतों में गांव, मतलब जो पर्वतीय पहाड़ी गांव में जो सुंदरता होती है, उसका वर्णन यहाँ पे किया है। इसे आप समझ सकते हैं जैसे दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना जो होता है, जाड़ा जा रहा होता है और बसंत का आगमन हो रहा होता है, उस मौसम का इन्होंने यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पाठसार की बात करते हैं। पाठसार यह कहता है कि ग्रामश्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा, सुषमा माने होता है सुंदरता, और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलहाती फसलें, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति है ये कविता। अगर आपसे पूछे कोई कि ग्रामश्री कविता क्या है, तो ये उसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि पहले नाइन्थ के पेपर भी तो बाहर से आते थे। जो भी है, मतलब आप इतना समझिए, हर चीज़ के लिए ना कंपटीशन ही समझ के ना समझिए। हर जो भी आप पढ़ रहे हैं हिंदी में, आप ये विशेष कर ध्यान रखें, जो भी आप पढ़ रहे हो इस प्रकार पढ़ें कि आपको पूर्ण तरह से वो समझ में आए, है ना। यहाँ पर तुक्के ना मारें, बिल्कुल यहाँ पर आपको हर पंक्ति समझ में आनी चाहिए। तो ग्रामश्री कविता, आपसे कोई पूछे ग्रामश्री कविता क्या है, तो ग्रामश्री कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने एक गांव की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है, जिसमें हर जगह लहलहाती फसलें हैं, फल फूलों से लदी पेड़ों की डालियां हैं और गंगा के किनारे जो सुंदर रेती है, उसकी सुंदरता का वर्णन और उसी रोमांच की अभिव्यक्ति ये कविता है। ये प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, हम प्रश्न का निर्माण करते करते चलेंगे तो हम अपने आप में इस चैप्टर को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, इतना हम समझ के सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 1900 में कौसानी में उत्तराखंड के अंदर हुआ। ठीक है, 1977 उनका देहावसान, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो छायावाद के कवि थे, आप ये जरूर याद रखें। और यहाँ पर जो हम रचना उनकी पढ़ रहे हैं वो खड़ी बोली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्रामश्री चैप्टर में आते हैं सीधे सीधे। कविता का भावार्थ समझते हैं, तभी आप प्रश्नों का निर्माण, प्रश्न निर्माण जब हम करेंगे तो उसका मतलब हमें उत्तर आते हैं। ठीक है, तो पाठ में आते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली। फैली खेतों में दूर तलक, देखिए खड़ी बोली है तो कोई भी इसमें कठिन शब्द नहीं है। जो कठिन शब्द है मैं उसका अर्थ आपको बताऊंगी। तो खेतों में दूर तक तक फैली हुई है मखमल के समान कोमल हरियाली। दो पंक्तियों का अर्थ ये है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें, लिपटी मतलब जिसमें समाई हुई हैं, रवि माने सूर्य, सूर्य भानु भास्कर, ठीक है, सूरज, इसके इतने सारे पर्यायवाची हैं। ऐसा जिसमें सूर्य की किरणें लिपटी हुई हैं, चांदी की सी उजली जाली, जो किसके समान लग रही है, चांदी के समान। उजली मतलब उज्ज्वल लग रही है, सफ़ेद लग रही है, उज्ज्वल। चांदी आपने देखा है कैसा कलर होता है, तो चांदी के समान उज्ज्वल लग रही है। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। तिनकों के हरे हरे तन पर, जो घास के तिनके हैं उनके हरे हरे तन, क्योंकि हरियाली समाई हुई है, हर जगह हरा भरा है, तो ऐसा लग रहा है हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हिल रहा है, हरित माने हरा, रुधिर माने रक्त, रक्त माने खून। ऐसा लग रहा है कि उनके भीतर क्या झलक रहा है, हरा रक्त झलक रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो इन शॉर्ट ये बताना चाहते हैं कि चारों तरफ क्या है, हरियाली है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल का अर्थ भी है हरियाली, हरा भरा। तो श्यामल हरे भूतल पर यानी कि धरती पर झुका हुआ है। ऊपर से क्या झुका हुआ है बच्चों, नभ का चिर निर्मल नील फलक। नभ माने आकाश, का चिर माने सदा हमेशा, निर्मल माने स्वच्छ, फलक माने आसमान। ऊपर से क्या फैला हुआ है, ये जो हरियाली है
हरा भरा जो धरती है इसके ऊपर में क्या है, इसके ऊपर निर्मल स्वच्छ नीला रंग का आकाश है। ठीक है, इतना इस पैराग्राफ को आप समझ गए। प्रश्नों का निर्माण अभी हम इसमें जब ये पूरा हो जाएगा तो हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे, तो आप यहाँ से प्रश्नों का उत्तर लगाएंगे। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप यहाँ पर ये समझिए कि ग्रामश्री कविता में गाँव की हरियाली बताई गई है। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे हरियाली की बात ही क्यों की गई है। अगला है रोमांचित सी लगती वसुधा। रोमांचित मतलब प्रसन्न, वसुधा माने धरती, तो धरती कैसी लगती है, प्रसन्न सी लगती है। आई जो गेहूं में बाली, और हमने बात की थी कि जो पंत जी हैं उन्होंने पहाड़ी गांव के फसलों की बात की है, तो वहाँ क्या हो रहा है, धरती रोमांच से भर गई है और गेहूं और जौ के पौधों में नव विकसित मतलब नई नई बालियां आ रही हैं। अरहर सनई की सोने की, अब वहाँ क्या है, अरहर है, सनई है, उनकी पकी जो फसलों में से जो फलियां हैं वो भी वहाँ है। अब जब आप कोई जो दाने वाला जो पौधा होता है, पौधा मीन्स जो फलियां होती है, जैसे बीन है, मटर है, अरहर के हैं, तो ये जब इनमें जब ये सूख जाते हैं तो अंदर उसका दाना बजने लगता है। ठीक है, तो अरहर सनई की सोने की किंकड़ियाँ हैं शोभाशाली, वो पक गई हैं इसलिए कैसे हो गए हैं, सुनहरे हो गए हैं, गोल्डन हो गए हैं। ठीक है, तो सोना कह दिया उसको। किंकड़ियाँ मतलब वही जो किंकड़ियाँ जो हम कमर पे बांधते हैं, जिसको हम करधनी भी कह सकते हैं। ठीक है, करधनी, तो वो इस प्रकार लगती है शोभाशाली। जैसे देखो यहाँ पर छायावाद की विशेषता एक ये है बच्चों कि छायावाद में मानवीकरण अलंकार आया। ठीक है, मानवीकरण अलंकार का आविष्कार हुआ। तो मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, जब प्रकृति के कण कण में मानव के गुण व्याप्त हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि हर, जैसे माना मैं कहूँ कि बारिश थक कर बैठ गई, अब मैं सोचूं कितना बरसूं। ठीक है, तो ये ऐसी मैंने त्वरित एक पंक्ति बना दी। अब सोचिए कि बारिश कह रही कि मैं थक कर बैठ गई और सोचूं अब कितना बरसूं, तो थकना सोचना ये तो मानव का गुण है ना, वो किस में डाल दिया, बारिश में डाल दिया। तो इसी प्रकार यहाँ पर हरियाली को एक मनुष्य के समान देखा है। छायावाद की विशेषता होती है। तो जो रोमांचित सी वसुधा है, जो प्रसन्न है, अब प्रसन्न होना दुखी होना किसका गुण है, मानव का गुण है। लेकिन यहाँ पर जो धरती है उसको बोला है कि प्रसन्न है, और उसके गेहूं में बाली है, जौ में बाली आ चुकी है। अरहर सनई की जो फलियां हैं वो सूख के गोल्डन हो गई हैं, और वो कैसी लग रही हैं, करधनी के समान शोभाशाली लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, क्योंकि वो पूरा नेचर जो है, प्रकृति है, उनके बीच में ऐसा लग रहा है कि उसने क्या पहनी है, करधनी पहनी है, और वो बज रही हैं। ठीक है, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध। ठीक है, भीनी मतलब मीठी मीठी या हल्की हल्की, क्या उड़ रही है, तेलाक्त मतलब तेल से युक्त, गंध माने महक। तो जो उस पूरे प्रकृति में क्या महक आ रही है, तेल की जैसी गंध आ रही है। अब तेल की जैसी गंध क्यों आ रही है, फूली सरसों पीली पीली, क्यों, क्योंकि वहाँ पर सरसों का पीला रंग, फूल जो है पीला रंग का फूल वो फूल गया है, वो पूर्ण रूप से उस फूल की खुशबू पूरे वातावरण में कैसी आ रही, सरसों की जैसी तेलीय सुगंध बिखरी हुई है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली, और ऐसा लग रहा है कि उस हरित धरा, देखिए मैंने आपसे पहले पैराग्राफ में भी कहा था कि कवि ने यहाँ पर किसकी बात कही है, हरे भरे हरियाली की बात कही है। तो ऐसा लगता है कि हरित धरा, हरे भरे धरती से क्या झांक रही है, नीलम की कली। नीलम की कली, नीलम भी एक पौधा होता है, और नीलम के समान कली यानी कि तीसी, तीसी किसे कहते हैं, अलसी को कहते हैं, एक खाद्य पदार्थ का पौधा है, उसका फूल है। तो ऐसा लग रहा है हरी भरी धरती से एक फूल, जितने भी वहाँ पर फूल हैं वो झांक रहे हैं उस धरा से बाहर को। आपने दोनों पैराग्राफ समझे, दोनों में कवि यह बताना चाहते हैं कि प्रकृति में, खेतों में, फसलों में सब जगह हरा भरा है। पहले पंक्ति में पहला पैराग्राफ, अगर हम पहला पैराग्राफ देखते हैं, यहाँ पर उन्होंने बात की कि जो कोमल मखमल के समान कोमल हरियाली है, चांदी के समान उसमें उज्जवल सूर्य की किरणें लिपटी हुई हैं, तिनकों के हरे तन को देखकर लगता है कि उसमें हरे रंग का रक्त बह रहा है, और हरे भरे धरती पर नभ का यानी कि आकाश का स्वच्छ निर्मल नीला आसमान झुका हुआ है। समझ में? अगले पैरे में हमने पढ़ा कि जो वसुधा है, धरती बहुत प्रसन्न है, और क्यों, क्योंकि जौ गेहूं में बाली आ चुकी है, अरहर सनई की जो फलियां हैं वो सूख कर करधनी के समान अच्छी लग रही, शोभाशाली मतलब अच्छी लग रही हैं, और चारों तरफ जो सरसों का फूल, पीला फूल जो फूल रहा है उसकी वजह से तेलाक्त गंध आ रही है, महक आ रही है, और ऐसा लग रहा है इस हरी भरी धरती से नीलम की कली और तीसी नीली, उसके नीली नीली कली हैं, फूल हैं, वो झांक रहे हैं, हरे भरे वातावरण से नीले रंग का फूल झांक रहा है। ठीक है, इतना इन शॉर्ट में आप समझिए। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही हैं सखिया मटर खड़ी,
मखमली पेटियों से लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों पर। देखिए मैंने कहा था खड़ी बोली है तो कोई भी इसमें इतना समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। रंग रंग के फूलों में रिलमिल, रिलमिल मतलब मिली जुली, ऐसा लगता है कि जो रंग बिरंगे फूल हैं, देखिए अभी ने बात की पीला फूल है, नीलम का नीला फूल है, ठीक है। तो इन सब में क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि जो रंग बिरंगे जो वहाँ पर सब कुछ है वो आपस में फूल जो आपस में झिलमिल के मिलजुल के रह रहे हैं। हंस रही सखियाँ मटर खड़ी। अब आपने अगर मटर का पौधा देखा होगा तो मटर का पौधा जो मटर का फूल होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है। तो रंग रंग के फूलों में रिलमिल, तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। मटर के फूलों एवं फलियों से युक्त पौधे ऐसे लगते हैं मखमली पेटियों सी लटकी। देखो जो मटर का पौधा होता है उसमें से भी फलियां नीचे को लटकती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मखमली मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, सबसे कोमल। ऐसा लगता है कि मखमल की थैलियों के समान मटर के पौधे क्या कर रहे हैं, अपने अंदर छिपाए बीज लड़ी, अपने अंदर क्या छुपा के हैं, अंदर दाने छुपा कर खड़े हैं। कौन, मटर का पौधा। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, क्योंकि देखो सरसों का पीला फूल है, मटर का सफ़ेद फूल है, नीलम का नीला फूल है, ठीक है, तीसी का नीला फूल जो भी आप कह सकते हैं। फूले फिरते हैं फूल स्वयं, ऐसा लगता है कि फूल जब जब वो तितलियाँ एक दूसरे फूल से दूसरे फूल पर जाती हैं तो ऐसा लगता है मानो रंग बिरंगे फूल स्वयं उड़ उड़ कर अपने व्रंतों से दूसरे व्रंतों, व्रंत माने होता है डंठल, ठीक है, पौधे का जो डंठल होता है जिसपे फूल होता है, तो ऐसा लगता है कि कोई फूल दूसरे फूल के डंठल पे जाकर बैठ जा रहा है, क्योंकि वो इतना हिल रहे हैं। नेचर में हवा भी है ना, तो अब यहाँ पर इसको हम सारांश में समझते हैं कि जो रंग बिरंगे फूल हैं उसके बीच में हंसकर ऐसा लग रहा है कि सखियाँ, अभी हमने बात की थी मानवीकरण अलंकार है, तो सखियाँ मतलब सहेलियाँ, अब सहेलियाँ तो मानव जाति में होती हैं, यहाँ पर डाला गया है क्योंकि मानवीकरण अलंकार है। तो ऐसा लगता है कि मटर सखियों के समान हंस रही हैं और अपने भीतर मखमली पेटियों को छिपाए, उसके अंदर बीज छिपाए खड़ी हैं, और जो उन पर रंग बिरंगे फूलों पर तितलियाँ इधर से उधर हर फूल पर जा रही हैं, उनको देखकर ऐसा लगता है कि एक फूल अपने व्रंत से दूसरे के व्रंत पे जा रहा है, क्योंकि वो इतना हिल रहा है। व्रंत माने क्या बताया, डंठल, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं पहाड़ की, ठीक है। तो ये सब्जियां आप देख रहे होंगे, आलू गोभी बैगन मूली, अभी हमारे घरों में यही सब्जियां आपको खासकर दिखाई देंगी, क्योंकि जाड़े और बसंत के बीच का ये मौसम का वर्णन किया गया है। अब रजत स्वर्ण मंजरी, रजत माने क्या होता है, सिल्वर यानी कि चांदी, स्वर्ण माने सोना, मंजरियों मतलब क्या होता है, जो आमों में बौर आता है उसको क्या बोलते हैं, मंजरी बोलते हैं। तो अब ऐसा लगता है कि रजत स्वर्ण मतलब जो गांव की जो धरती, उस प्रकृति का सौंदर्य वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, पंत जी कहते हैं कि बाग बगीचों में उगे आम के वृक्ष की डालियां थी जो अब सोने और चांदी के समान आप मतलब सुंदरता से उनकी जो मंजरी है वो लद गई हैं। तो जो आम की मंजरी है, आम्र माने आम, तरु माने वृक्ष, तो जो वृक्ष आम के वृक्ष की डालियां हैं उसकी जो आम का बौर आता है, आप उसको मंजरी कह सकते हैं, ठीक है, बौर ना कह के आप मंजरी कह सकते हैं। तो मंजरियाँ किसके समान हो गई हैं, सोने चांदी से सुशोभित हो रही हैं, यानी कि बौर जो है आम का, जो आपने बौर यानी कि मंजरी देखी होगी वो ऐसे ही होते हैं, गोल्डन, हल्के वाइट गोल्डन, ठीक है। झर रहे ढाक पीपल के दल, अब क्या हो रहा है, बाकी सब चीज़ों में क्या हो रहा है, जो पुराने पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, उसमें क्या हो रहे हैं, वो फल, वो जो पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं। तो वसंत ऋतु का आगमन होगा तो उससे क्या होगा, ढाक और पीपल के जो पुराने पत्ते होंगे वो झड़ जाएंगे और उसमें क्या होगा, नया नया पत्ते आएंगे। तो झड़ रहे ढाक पीपल के दल, जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ रहे हैं, और बसंत के आते ही कौन पागल हो जाएगी भाई, मतवाली, मतलब कौन, मतवाली होता, मतवाली का अर्थ तो ऐसा होता है पागल, मदमस्त होना, अपने मत में रह जाना। तो जैसे ही बसंत का आगमन होता है तो कोकिला मतवाली हो उठती है। आपने कैदी और कोकिला में भी पढ़ा था कि कोयल कब बोलती है, बसंत के मौसम में बोलती है। तो जैसे ही बसंत का आगमन हुआ तो हो उठी कोकिला मतवाली, ठीक है, कोकिला मतवाली होकर कूक रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, और जो कटहल हैं वो भी महक रहे हैं, मुकुलित मतलब अधखिले जामुन वो भी खिल रहे हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और उसके साथ ही क्या हो रहा है, जो जंगल में झरबेरी की झाड़ियों में गुच्छे फल कर लटक रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जंगल के जो जंगली बेर हैं वो भी
फल रहे हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, और हर जगह खेतों में क्या हो रहा है, आड़ू नींबू और अनार के पेड़ों में भी जो फल आने से पूर्व जो फूल लगता है, आड़ू में भी सफ़ेद आता है आई थिंक, नींबू में भी सफ़ेद रंग का फूल आता है, तो इनमें जो फल आने से पूर्व जो फूल आते हैं, उन फूलों की वजह से वो नेचर कितना सुंदर, प्रकृति कितनी सुंदर लग रही है। आलू गोभी बैगन मूली, और खेतों में सारी सब्जियां पकने को तैयार हैं। कौन कौन सी? आलू गोभी बैगन मूली। तो अब इसको हम थोड़ा और सारांश में समझते हैं। यहाँ पर कवि ने सिर्फ इतना कहा है कि जो आम की डालियाँ हैं वो स्वर्ण मंजरियों से, रजत मंजरियों से लद चुकी हैं। पुराने पत्ते ढाक और पीपल के झड़ रहे हैं। कोयल बसंत के आगमन पर मतवाली होकर कूक रही है। महके कटहल महक रहे हैं, अधखिले जामुन महक रहे हैं। जंगल में जंगली बेर झूल रहे हैं, और इसी में आड़ू नींबू दाड़िम में फल आने से पूर्व फूल खिल रहे हैं, और आलू गोभी बैगन मूली खेत पर पकने को तैयार है। ठीक है, अब अगला पैरा। पीले 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 मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। पीले मीठे अमरूदों में, देखिए पीले मीठे, अब ये तो खड़ी बोली है, इसमें कोई कठिन शब्द है ही नहीं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ, जब अमरूद बहुत अच्छे से पक जाता है तो आपने देखा होगा वो धीरे धीरे जो उसका कलर होता है उसमें लाल लाल धब्बे से पड़ जाते हैं। चित्ती मतलब होता है निशान या धब्बे। तो जब पीले मीठे अमरूद जब इतने पक गए हैं कि उनमें लाल लाल धब्बियाँ पड़ने लग गई हैं। पक गए सुनहले मधुर बेल, सुनहले मतलब भी क्या होता है, गोल्डन। तो जो सुनहले बेर हैं वो भी पक गए हैं। अवली से तरु की डाल जड़ी, अभी मैंने आपको बताया था तरु माने वृक्ष, तो आंवले के वृक्ष में आंवले के जो फल हैं वो उससे डाल पूरी जड़ गई है। जड़ गई मतलब सुशोभित हो रही है। आपने देखा होगा आंवले कैसे लगते हैं, एक ही टहनी पर बहुत सारे लगते हैं। तो आंवलों से वृक्ष की डाल सुशोभित हो रही है। लह लह पालक, पालक खेतों में लहलहा रहा है। और तो कहीं धनिए के जो फूल हैं या धनिए की जो खुशबू है उससे पूरा जो वातावरण महक रहा है। मह मह मतलब महक रहा है। धनिए की खुशबू आती है ना, धनिए की खुशबू से महक रहा है। लौकी और सेम फली फैली, और लौकी है सेम है, तो ये सब बेल वाले पौधे हैं, है ना, इनकी बेल जाती हैं, तो इनकी बेलें फलियां फैल रही हैं, इनकी लताएं फैल रही हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, और जो कोमल कोमल टमाटर हैं वो लाल हो रहे हैं। और मिर्चों की बड़ी हरी थैली, आपने देखा होगा मिर्च पहले छोटी होती है फिर बड़ी होती है और बड़ी होती जाती है, थैली रूप में आती जाती है। तो मिर्चों का भी यहाँ पर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि मिर्चों की थैली बड़ी होकर फैल रही है। अब इसको हम दोबारा सारांश में समझते हैं। मीठे अमरूदों में लाल लाल चित्तियाँ पड़ने लग गई हैं। सुनहले बेर पक गए हैं, मधुर हो गए हैं, मीठे हो गए हैं। आंवलों से उसकी जो वृक्ष हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। खेतों में पालक लहला रहा है, धनिए की खुशबू से पूरा क्षेत्र महक रहा है। लौकी और सेम की फलियां लताएं फैल रही हैं, और टमाटर मखमली लाल हो रहे हैं, और मिर्चों की थैली भी यानी कि मिर्च भी बड़ी हो रही हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पैरा की तरफ। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती शरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले, कलगी सवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखा पुलिन पर, मग रोटी रहती सोई। अब इसको ध्यान से देखते हैं। अब हमने बात की थी शुरू में कि कवि ने यहाँ पर पहाड़ के खेतों की और गंगा के रेती की बात की है, तो वही गंगा की रेती यहाँ पर आ चुकी है। तो बालू के सांपों से अंकित, बालू माने रेत, ठीक है, सांप से अंकित मतलब निशान, गंगा की सतरंगी रेती। तो ऐसा लगता है, तो अब मैंने आपको बताया था गंगा की सतरंगी रेती मतलब किसी भी कण में, जब रेत में जो रेत अगर उसमें सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो एक चमक बनेगी और वो शाइनिंग करेगी, और उसमें कौन सा विबिग्योर आता है, ठीक है, उसमें सातों रंग हमको दिखाई देते हैं। तो गंगा की सतरंगी रेती क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ रही हैं उस पर, तो जो गंगा नदी के किनारे जो रेत है वो भी शाइन कर रही है। सुंदर लगती सरपत छाई, उसमें सुंदर क्या लग रही है, सरपत होती है एक लंबी पत्ती वाली घास। देखो नदी के किनारे, पानी के किनारे जो भी घास होगी ना वो लंबी होगी और उसके पत्ते बड़े बड़े होंगे। उसका कारण ये है क्योंकि पानी वो ज़्यादा अच्छे से रूप से ले रही है। तो सरपत एक लंबी पत्तियों वाली घास है। तो सुंदर लगती सरपत छाई, ये घास अच्छी लग रही है। तट पर तरबूजों की खेती, और उसके तट माने किनारे पर किसकी खेती हो रही है बच्चों, तरबूजों की खेती हो रही है। अंगुली की कंघी से बगुले, ऐसा लग रहा है कि जो बगुले वहाँ पर क्या कर रहे हैं, खड़े हैं। बगुले एक टांग पर खड़ा होता है ना, तो ऐसा लग रहा है कि बगुला एक टांग पर खड़े होकर अपनी कलगी संवार रहा है, अपने बालों में कंघी कर रहा है।
क्योंकि वो सिर खुजाते हैं ना बार बार, तो ऐसा लग रहा है कि वो कंघी कर रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, और तो कहीं ऐसा लग रहा है कि किनारे पर एक प्रकार की चिड़िया, अच्छा उस निरंतर प्रवाहमान जल में अंगुली की कंघी से बगुले, ये बात हो गई। कलगी सवारते हैं कोई तिरते, तिरते मतलब होता है बहते हुए जल में, ध्यान देंगे। तिरते जल मतलब बहते हुए जल या प्रवाहमान जल, आप कुछ भी कह सकते हैं, निरंतर बहते हुए जल में सुरखाब माने होता है चक्रवाक पक्षी। सुरखाब माने चक्रवाक पक्षी क्या कर रहा है, वहां पर तैर रहा है। तिरते हुए जल मतलब तैरते हुए जल में या बहते हुए जल में। तो कहीं क्या हो रहा है, पुलिन पर मगरोठी रहती सोई, तो वहां पर जो तट है, किनारा है, वहीं पर जो रेत है वहां पर कौन है, किनारे पर कौन है, मगरोठी। मगरोठी होती है एक प्रकार की चिड़िया, ठीक है, मुर्गा भी कहते हैं, एक प्रकार की चिड़िया। वो वहां पर पुलिन पर मगरोठी रहती सोई, वो वहां पर क्या है, धूप में अलसा के माना वहां पर क्या कर रही है, सो रही है, सोई हुई है, ठीक है। एक बार दोबारा से पैराग्राफ को फिर समझते हैं। यहाँ पर कवि ने गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया है कि गंगा तट की रेत जो सूर्य के प्रकाश पड़ने पर सतरंगी बनकर चमक रही है, वह लहरों के जल के हवा के कारण जो सांप के आकार की प्रतीत होती है, यानी कि जो अंकित हमने बात कर रहे हैं, और उनके चारों ओर एक विशेष घास जिसको हमने बोला सरपत, सरपत घास है, और किनारे पर तरबूजों की खेती है। और जो वहाँ पर बगुले हैं वो अपना सर खुजाते हैं और ऐसा लगता है कि कलगी सवार रहे हैं, अपने बालों को सवार रहे हैं, कंघी से अपने बालों को सवार रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मैं बार बार कहूँगी, मानवीकरण अलंकार छायावाद की विशेषता थी, तो इसीलिए हर पंक्ति में आपको यहाँ पर मानवीकरण अलंकार दिखाई देगा। फिर तिरते जल में कौन है भाई, प्रवाहमान जल में कौन है, सुरखाब यानी कि चक्रवाक पक्षी तैर रहा है, और किनारे पर मगरोठी अलसाकर सोई हुई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ में हमारा। हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए, भींगी अंधियाली में निशिकी तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छादन, निरुपम हिमांत से स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। देखिए पूरे पैराग्राफ में, पूरी कविता में हमने हरियाली, हरा भरा इसकी बात की थी, तो ये उसका सार है। हसमुख हरियाली हिम आतप, हसमुख मतलब हंसे मुख से के समान, हरियाली से क्या है, हंसमुख कहते हैं ना कि वो बड़ा हंसमुख है, हर समय हंसता रहता है, तो हरियाली ऐसे खिलखिलाकर सामने आ रही है। हिम आतप माने होता है सर्दी की धूप, हिम माने सर्दी और आतप माने धूप, तो सर्दी की धूप और गर्मी की धूप में आपको कितना अंतर है पता है ना। सर्दी की धूप के लिए हम जहाँ धूप होती है वहाँ चले जाते हैं, और गर्मी की धूप से हमें छाया प्यारी लगती है। तो सर्दी की धूप जो पड़ रही है, सुख से अलसाए से सोए, देखो आप जब धूप पड़ती है सर्दियों की, तो आपको वहाँ पर अनायास ही नींद आने लगती है, अनायास से आप अलसाने से लग जाते हो, अनायास से धूप सेकते हो और बहुत अच्छा लगता है। तो उसी हरी भरी हसमुख हरियाली के बीच में जो सर्दी की धूप पड़ रही है, वहाँ पर सुख से अलसाकर यानी कि आलस्य से, कि कौन सो रहे हैं, ओस, जैसे जो रात भर ओस पड़ने के बाद जब क्या होता है, तारों की जब रोशनी, सब अंधेरा हो जाता है, उसके बाद रात को आपको पता है सर्दियों में रात को ओस पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ सोए हुए हैं। फिर भींगी अंधियाली में निशी की तारक सपनों में से कोई, देखो जब रात हो जाती है, अंधियाली, अंधियाली रात जब होती है, अंधियाली मतलब अंधेरा रात जब होता है, तो ऐसा, निशी माने रात, निशी माने रात होती, निशा निशी ये माने रात होता है, रजनी माने भी रात होता है, ठीक है, आप याद रखेंगे, निशी निशा रात रजनी। तो तारक सपनों में से कोई, ऐसा लग रहा है कि उस ओस में जो तारक, तारक माने तारे, सपनों में खोए हुए हैं, क्योंकि तारों की रोशनी फीकी पड़, आप सभी जानते हैं तारा की जो चमक होती है वो किसके कारण होती है, सूर्य की रोशनी के कारण, तो सूर्य चला गया तो उनकी रोशनी फीकी पड़ गई है, ये तो साइंस का क्वेश्चन है। तो तारक सपनों में से कोई, ऐसा लगता है कि तारे सपनों में खो गए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, मरकत मतलब पन्ना। अब कवि ने गांव की तुलना पन्ने से ही क्यों की, ये पूरे चैप्टर का सार है बच्चों, क्योंकि गाँव को उन्होंने हर जगह हरा भरा कहा है, और पन्ना किस रंग का होता है, पन्ना एक ऐसा रत्न है जो हरे रंग का होता है। तो मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नभ आच्छादन, नीलम अभी हमने बात की थी आकाश की, ठीक है, नीले रंग का आकाश, आच्छादन मतलब ढक्कन के समान ढक रहा है, आच्छादन मतलब होता है किसी के ऊपर से ढक्कन के समान आना। तो देखो धरती के ऊपर क्या है, आच्छादन क्या है, आकाश है, तो देखो गांव पन्ने के समान है यानी कि हरा भरा है, और ऊपर से नीले रंग का क्या है, आसमान है। लेकिन आप सभी जानते हैं आसमान है ही नहीं, वो हमारे आंखों का भ्रम है, ठीक है ना। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भ्रम होती हैं, जिसको हम सच मानते हैं, और कभी कभी लगता है कि उसको हम सच मान के ही जीवन जी लें तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं। तो आसमान
ऐसा लगता है कि उस हरे भरे गांव के ऊपर से आच्छादन है, यानी कि ढका हुआ है। निरुपम हिमांत, निरुपम मतलब क्या होता है? जिसकी उपमा न की जा सके, अद्भुत, अनोखा। तो उस अद्भुत अनोखे हिमांत, हिमांत मतलब होता है सर्दी की समाप्ति। ये ऐसा समय है बच्चों जब हम ना गर्मी से परेशान हैं, जब हम ना सर्दियों से परेशान हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौसम होता है, इसको बोलते हैं हिमांत, क्योंकि सर्दियों का अंत हो रहा है, धूप का आगाज हो रहा होता है। स्निग्ध शांत, ठीक है, स्निग्ध माने कोमल, शांत माने शांत। निज शोभा से हरता जन मन, ये जो गांव है इसकी जो सुंदरता है वो किसके समान है? वो निरुपम, अनोखा और हिमांत से, मतलब उस सर्दी की धूप से स्निग्ध है, कोमल है और शांत है ये गांव। निज शोभा से, निज माने अपनी शोभा से, किसकी शोभा से? गांव अपनी शोभा से, शोभा माने सुंदरता से, हरता मतलब हर लेता है। क्या हर लेता है? जन मन, जन माने लोगों का, मन माने मन। ठीक है, कितना अच्छा चैप्टर, देखो कितनी अच्छी कविता है गांव के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। अब इसके प्रश्नों की बात करते हैं। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों गाया? देखो पूरा पाठ ही उस पर है, बस आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 पॉइंट्स कम से कम होने चाहिए और चारों पॉइंट्स डिफरेंट होने चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक ही पॉइंट को 4 लाइन में बना देते हैं, उससे मार्क्स नहीं मिलता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन? तो हमने शुरू में बात की थी, सर्दी का अंत है ना, और जाड़े और बसंत, ये आप लिख सकते हैं। शिशिर और बसंत लिख सकते हैं, इन शॉर्ट शिशिर और बसंत के मौसम का वर्णन है। लेकिन एक वर्ड में नहीं लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। कविता में शिशिर और बसंत ऋतु का वर्णन है, जाती हुई सर्दी है और बसंत का आगमन है, सर्दी अच्छी लग, धूप अच्छी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करके 4 पॉइंट कम से कम बनाएंगे। गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? मरकट मैंने आपको बताया पन्ना, यानी कि हरा भरा। क्यों कहा गया? आपने अभी पूरा पाठ पढ़ा है। अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे लगते हैं? हमने यहाँ पर बात की थी, अरहर और सनई के खेत में जो फलियाँ हैं वो सूख कर बजने के समान होगी, हमने कहा था करधनी के समान हो गई हैं। तो वो कवि को कैसी दिखाई देती हैं? ऐसा लगता है कि वहाँ के नेचर ने अपने कमर में क्या बांध रखी है? किंकड़ियाँ, यानी कि करधनी बांध रखी है। ठीक है, ये भाव स्पष्ट करो, ये तो हमने पढ़ी लिया है अभी। और अलंकार, तिनकों के हरे हरे तन पर, इसमें अलंकार क्या है? हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास भी है, और हमने बात की थी मानविक अलंकार तो उसमें है ही है। ठीक है, हिल हरित रुधिर रहा है झलक, इसमें भी वही है। इस कविता में जिस गांव का चित्रण हो भारत के किस भूभाग पर? देखो हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये शायद वाराणसी इलाहाबाद का भी हो सकता है, क्योंकि इनकी जो ग्रेजुएशन हुई थी वहाँ से हुई थी। आप उत्तरी भारत लिख सकते हैं, ऐसा प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन आप उत्तरी भारत लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का चैप्टर, इसमें से ऐसे ही प्रश्नों का निर्माण होगा। अगर आप पाठ का सार समझ लेते हैं तो आप अपने आप में पाठ से किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और अन्य किसी भी बच्चे के साथ जिसके लिए हेल्पफुल हो सके उसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।